इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मानव जाति के इतिहास ने ऐसी कई महामारियों को झेला है जिसने लोगों में विनाश लीलाएं मचा दी। एक ही समय में इन बीमारियों ने किसी खास क्षेत्र में इतनी तबाही मचाई कि मानव का अस्तित्व भी वहां नहीं बचा। समय के साथ विज्ञान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इन महामारियों से प्रभावी बचाव कर सकें। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसी बीमारियों का भी सूत्रपात हुआ जिन्होंने आधुनिक विज्ञान को भी बौना बना दिया। जो इन बीमारियों के शिकार बने वे सीधे मौत के आगोश में चले गए एवं जो बचे वे इस विनाश लीला के मूक दर्शक बने रहे। वर्तमान समय में ऐसी दो विनाशकारी बीमारियां हैं, मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं HIV एड्स। मादक द्रव्य दुरुपयोग मानव इतिहास जितना पुराना है। लगभग सभी प्राचीन धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों में इसका मानसिक उत्साह प्रेरक के तौर पर उपयोग करने वाला पदार्थ बताया गया है। मादक द्रव्य दुरुपयोग का तात्पर्य साधारणतः अल्कोहल एवं अन्य मादक द्रव्य का सेवन माना जाता है। इतिहास में अल्कोहल मादक द्रव्यों में से सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वस्तु रही है। पुराने जमाने से ही मानव जाति शराब बनाए जाने की प्रक्रिया से अवगत थी। आज की दुनिया में अल्कोहल की अधिक मात्रा के साथ शराब बनाने के नए तरीके विकसित किए गए हैं। इसी कारण अल्कोहल का सेवन समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। आइए अब मादक द्रव्य दुरुपयोग की प्रणाली को समझें। मादक द्रव्य की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है जैसे कोई ऐसा पदार्थ जो एक जीवित शरीर में जाता है और उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मानव की सारी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। पहले मादक द्रव्य दुरुपयोग प्राकृतिक हर्बल उत्पादों तक ही सीमित था। कैनबिस, जिसके दुरुपयोग का एक लंबा इतिहास है, गांजा, चरस एवं हस्तेल के रूप में भी लिया जाता है। लेकिन आज प्राकृतिक उत्पाद जैसे कैनबिस और ओपियम की जगह प्रसंशोधित सिंथेटिक एवं अर्ध सिंथेटिक मादक द्रव्यों ने ले ली है। यहाँ तक कि कुछ वर्तमान औषधियों को भी मादक द्रव्य के रूप में धड़ल्ले से सेवन किया जा रहा है। आधुनिक समय में लोकप्रिय मादक द्रव्य हैं मॉर्फिन, ब्राउन शुगर, पैथोडीन, कोकेन, बार्बिटरेट्स, डायज़ेपम, LSD, मेस्केलिन एवं कोडीन युक्त खांसी के सिरप। इसमें से अधिकतर मादक द्रव्य मुंह से फूंककर और सुई के द्वारा भी लिए जाते हैं। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है कि लोग मादक द्रव्यों का सेवन क्यों करते हैं, तो इसका मतलब है कम समय तक रहने वाला आकर्षक प्रभाव। इसमें शामिल है पल भर में खुशी और घटती झिझक, खुशी एवं मानसिक एवं शारीरिक सजगता में काफी वृद्धि और इंद्रियों की बढ़ती चेतना। इसके साथ ही इसमें कुछ कम समय रहने वाले दुष्प्रभाव भी शामिल हैं, जैसे भ्रम, नियंत्रण में कमी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी एवं उच्च रक्तचाप। कुछ समय के बाद ये प्रभाव विनाशकारी हो जाते हैं। अधिकतर मादक द्रव्य सेवकों को लंबे समय तक ऐसा करने पर मानसिक रोग, दिमाग में क्षति, नाक में फोड़े, गंभीर चिंता, निराशा, थकान, लीवर की खराबी और स्किज़ोफ्रेनिया आदि हो जाता है। मादक द्रव्य दुरुपयोग का सबसे दुखदायी पहलू है कि जब आप इन दुष्प्रभावों से पीड़ित होकर इसको छोड़ना भी चाहें तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसका कारण है दर्दनाक वापसी प्रक्रिया। आप तत्काल ये महसूस करते हैं कि मादक द्रव्य दुरुपयोग शुरू करना जितना आसान है, इससे छुटकारा पाना उतना ही कठिन है। तब तक आपका शरीर इन जहरीले पदार्थों का आदी हो चुका होता है।
और अगर आप अपने शरीर को इसकी नियमित खुराक नहीं देते हैं तो ये विरोध में छटपटाने लगता है। इस छटपटाहट या वापसी प्रक्रिया में शामिल है नींद की कमी, बेसुधी, उल्टी दस्त, शरीर का कांपना, गंभीर चिंता एवं अन्य मनोवैज्ञानिक रोग। इस दर्द को भूलने या सहने का एकमात्र रास्ता है अधिक मात्रा में मादक द्रव्यों का सेवन, जो अगले दिन वापसी प्रक्रिया और भी कठिन बना देता है। इस तरह मादक द्रव्यों का दुरुपयोग दर्द और अधिक दर्द का एक मजबूत चक्रव्यूह बन जाता है। अनीता डेविड ने नशा छोड़ा, अब वो शरण में काम करती हैं। मैं पहले नशा करती थी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम नशे के लिए होता था। अगर मुझे उठते ही नशा न मिलता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी गर्मी लगती थी, कभी सर्दी, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मुझे कहना होगा कि नशा छोड़ने पर वापसी प्रक्रिया बहुत कष्ट देती है। बाकी सब मानसिक है। आप नशा छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, पर वापसी प्रक्रिया आपके लिए ये काम बहुत मुश्किल कर देती है। It's mental, other thing is a mental psychological thing. People want to give up, they can give up. If the psychological things, they want to keep it up, they can give it up. Otherwise, it's very hard to give it up. मादक द्रव्य के दुरुपयोग के अतिरिक्त जिस विनाशकारी रोग के बारे में हमने शुरू में कहा वह है HIV एड्स। यह एक ऐसा रोग है जिसके बारे में हम लोग आजकल खूब सुन रहे हैं, और इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ मौत देता है और इसका कोई इलाज नहीं। इस रोग का वायरस बहुत ही छोटा होता है और शरीर के बाहर तुरंत मर जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर यह इतना कमज़ोर है तो शरीर के भीतर यह क्या करता है, जो एक विनाशकारी रोग एड्स का कारण हो जाता है। इसमें हजारों लाखों सेनानी होते हैं। ये सेनानी खून के विशेष सेल होते हैं जो कीटाणुओं से लड़ते हैं। ये सेल दो प्रकार के होते हैं। जब कीटाणु शरीर में घुसकर हमला करते हैं तो सहायक सेल सक्रिय हो जाते हैं। ये प्रहरी या सूचना देने वाले सेल उन सेल समूहों को संदेश भेजते हैं जो वास्तविक तौर पर इन वायरसों से लड़ते हैं। HIV एड्स का वायरस सूचना देने वाले सेल को ही मार देता है। इस प्रकार लड़ाकू सेल्स को दुश्मन के हमले की सूचना ही नहीं मिल पाती है। इस कमजोर सुरक्षा प्रणाली के साथ शरीर अनेक बीमारियों का शिकार होने लगता है। जब ये कमजोरी उस सीमा तक पहुंचती है जब शरीर अनेक गंभीर रोगों का शिकार बन जाता है, तब रोगी एड्स से पीड़ित कहलाता है। इसीलिए एड्स एक अकेला रोग नहीं है, ये कई बीमारियों का एक समूह है जो HIV द्वारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के खत्म हो जाने से पैदा होता है। ये एड्स के पूरे नाम से स्पष्ट हो जाता है, जो कि है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब हम लोग यह जान गए कि एड्स क्या है एवं कौन सा वायरस इसका कारण है। अब प्रश्न यह है कि ये वायरस हम तक पहुंचता कैसे है, क्योंकि HIV एक कमजोर वायरस है जो शरीर के बाहर जीवित नहीं रह सकता। ये एक से दूसरे व्यक्ति को सर्दी, खांसी या वायरल इन्फेक्शन से या सामाजिक संबंधों से नहीं फैल सकता। इसका संक्रमण शरीर के द्रव्यों से होता है। वायरस एक से दूसरे शरीर में जाने के मुख्यतः 3 स्थापित माध्यम हैं। ये हैं सेक्स संबंधों से, खून एवं खून उत्पादों से, मां से बच्चे को। इन 3 अवस्थाओं में गर्भावस्था के दौरान, बच्चे के पैदा होने के समय, स्तनपान के दौरान। हम जानते हैं कि HIV एड्स प्राथमिक तौर पर सेक्स संबंधों से संक्रमित होता है। भारत में 75% मामले इसी तरह के होते हैं।
अधिकतर मामलों में योनि, लिंग, मुंह एवं गुप्त द्वार के करीब के गुप्तांगों में हल्की कटने या छिद्र होने से एड्स के वायरस को संबंधित शरीर में पहुंचना आसान हो जाता है। तो इसका कोई सबूत नहीं है कि संक्रमित होने के लिए कितनी बार सेक्स संबंध जरूरी है, यह एक बार में भी हो सकता है। तो हमने शराब और बाकी नशों की लत एवं HIV एड्स की अलग अलग चर्चा कर ली। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों का संबंध स्थापित किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अल्कोहल को हल्के मादक द्रव्य के रूप में माना जाता है, तो यहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पाया है कि लोग अल्कोहल का सेवन एक फर्जी खुशी के एहसास के लिए करते हैं। ये आपकी झिझक भी घटाती है और एक फर्जी आत्मविश्वास या सुकून देती है, पर यह सुकून आपकी सुरक्षित एवं खतरनाक के बीच अंतर करने की शक्ति क्षीण कर देता है। पल भर का नशा या शराब का सेवन दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। नशे की धुन में व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ध्यान ही नहीं रहता कि इससे आप अनजाने में ही अपने शरीर में HIV एड्स के वायरस को निमंत्रित कर रहे हैं। एक ही सुई का सामूहिक उपयोग करने से भी एड्स का वायरस फैलता है। मादक द्रव्य से नहीं, बल्कि सुई लगाने वाले की गंदी हालत से। अधिकतर नशेड़ी मादक द्रव्य लेने के लिए एक ही सुई का उपयोग करते हैं। इस सुई में उस व्यक्ति का एक अंश खून हो सकता है जिसने इसका इस्तेमाल कर लिया है, और अगर ये व्यक्ति HIV पीड़ित है तो उसके बाद सुई उपयोग करने वाले व्यक्ति को सिरिंज में मौजूद अंश मात्र संक्रमित खून के जरिए से ये वायरस पहुंच सकता है। शारीरिक तौर पर भी मादक द्रव्य दुरुपयोग HIV से पीड़ित व्यक्ति के प्रतिरक्षा प्रणाली को और भी कमजोर कर देता है। ऐसा प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए लड़ने वाली एंटीबॉडीज का उत्पादन घटने से और प्रणाली के जवाबी हमले में देर करने से होता है। निश्चित तौर पर इससे HIV पीड़ित व्यक्ति का स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाता है। मादक द्रव्य या शराब दोनों की लत को जारी रखना महंगा है। आपकी जेब खाली होने पर भी आपको एक कश या एक पैग लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं करने पर वापसी प्रक्रिया की यातनाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ यह सवाल है कि इस खर्चे को पूरा करने के लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे? कुछ चोरी करते हैं। असफल होने पर वे और भी घृणित कार्य करते हैं। कहा जाता है कि बुराई हमेशा छोटा एवं आसान रास्ता अपनाती है। महिला नशेड़ियां इस खर्च को पूरा करने के लिए वेश्यावृत्ति करती हैं। दूसरों के लिए इस खर्च को पूरा करने के लिए खून बेचना भी एक साधन है। दोनों मामलों में HIV एड्स की संभावना बढ़ती है। पहले मामले में असुरक्षित यौन संपर्क से और बाद वाले में संक्रमित सुई के उपयोग से। आप मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं HIV एड्स के संपर्कों को समझ चुके होंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। कहीं हम अधिक शक तो नहीं कर रहे हैं? रोज की जिंदगी में हम इन महामारियों पर कम ही ध्यान देते हैं। हम कम ही नशेड़ियों या एड्स के रोगियों से मिलते हैं। इस समस्या में आम लोगों की चिंता में कमी से यह तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि विश्व स्तर पर अलग अलग मादक द्रव्यों की लोकप्रियता अलग अलग है, पर यह विश्व के हर हिस्से में आसानी से उपलब्ध है। ये अत्यधिक धनार्जन करने वाला व्यवसाय है, इसीलिए अवैध तौर पर फल फूल रहा है। मादक द्रव्यों के ताकतवर माफिया राज्य के भीतर राज्य चला रहे हैं और अवैध धन अर्जन, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद को हवा दे रहे हैं। कुछ मामलों में ये गिरोह सरकार गिराने तक की ताकत रखते हैं, जैसा सिसिली, अफगानिस्तान और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में हुआ। पर असली पीड़ितों का क्या हाल है? तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। 2 लाख लोग प्रतिवर्ष मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से मर रहे हैं।
एवं प्रत्येक 10 अमेरिकी लोगों में से एक रासायनिक दवाओं पर निर्भर है। सिंथेटिक मादक द्रव्यों का उत्पादन तकनीकी रूप से विकसित पश्चिमी देशों की दुनिया में होता है, लेकिन विश्व का 90% अवैध ओपियम व्यापार सिर्फ एशिया के 2 क्षेत्रों में होता है। ये है सुनहरा अर्धचक्र, जिसमें शामिल हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और सुनहरा त्रिकोण, जिसमें शामिल हैं बर्मा, लाओस एवं थाईलैंड। एशिया के विकासशील देश अत्यधिक जनसंख्या, गरीबी एवं बेकारी की समस्या से पीड़ित हैं। साथ ही इन देशों में युवाओं की संख्या भी अधिक है। इन हताश युवाओं को मुक्ति के एकमात्र साधन के रूप में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग ही दिखाई पड़ता है। परिणाम स्वरूप समूची पीढ़ी अपनी जड़ों से ही खोखली होती जा रही है। भारत में तंबाकू का सेवन सबसे लोकप्रिय है। इसका सेवन चबाकर, पीकर या सूंघकर किया जाता है। दुर्भाग्यवश इसको सामाजिक मान्यता मिली हुई है। शराब काफी लंबे समय से गांव एवं शहरों दोनों जगह उपलब्ध रही है। उदाहरण हैं ताड़ी, अरक, फेनी एवं इससे भी परिशुद्ध भारत में बनी विदेशी शराब। ज्यादा नशीली एवं सस्ती शराब पीने की ललक में शराबी अवैध शराब पीने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इससे कभी कभी भारी संख्या में लोग मरते हैं। शराब के अतिरिक्त चरस एवं गांजा भी भारत में लोकप्रिय रहे हैं। आज भी युवा विद्यार्थी इन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, दम मारो दम। कैनबिस का भारी मात्रा में अवैध उत्पादन होता है। फिर या तो इसकी तस्करी से भारी लाभ कमाया जाता है या इसे स्थानीय नशेड़ियों को बेच दिया जाता है। पॉप संगीत एवं हिप्पी संस्कृति ने हेरोइन के सेवन को बढ़ावा दिया। आधुनिक समय में भारत दूसरी महत्वपूर्ण सिंथेटिक मादक द्रव्यों की तस्करी का मुख्य चौराहा बन गया है। भारत से गुजरते समय इसका कुछ भाग निश्चित तौर पर स्थानीय बाजारों में भी पहुंच जाता है। परिणाम स्वरूप आप आज किसी भी मादक द्रव्य को देश के भीतर कहीं भी खरीद सकते हैं। इससे आपको आश्चर्य हुआ होगा, अगर इतनी बड़ी संख्या में देश में HIV एड्स के रोगी उपलब्ध हैं, तो कौन लोग हैं जिनको इससे सबसे अधिक नुकसान हो रहा है? पहला और सबसे आसान शिकार होने वाला समूह सड़क पर रहने वाले बच्चों का है। भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों की भारी संख्या है। सड़कों पर बगैर वयस्कों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन के रहते हुए ये आसानी से मादक द्रव्यों और यौन दुरुपयोग के शिकार हो जाते हैं। इससे इनको HIV एड्स का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों को नशे की लत साथियों के दबाव में लग जाती है। ये बच्चे प्रतिदिन तनाव, हिंसा और अन्य कष्टों को झेलते हैं। मादक द्रव्य का दुरुपयोग उनको इन तकलीफों एवं वास्तविक सच्चाई से बचाता है। भोजन उपलब्ध नहीं रहने पर ये इनको भूख से भी बचाता है। सड़कों पर रहने वाली लड़कियों का जीवन और भी कठिन होता है। सड़कों पर रहने वाले बालकों की तुलना में ये दुगना दुख एवं उत्पीड़न सहती हैं। 9-10 वर्ष की बालिकाओं को जबरन मादक द्रव्य देकर नशा हो जाने पर इनका यौन शोषण किया जाता है। इन्हीं में से कुछ बालिकाएं बाद में वेश्याएं बन जाती हैं। परिणाम के तौर पर इनका जीवन कष्टों से भर जाता है। इन बच्चों को HIV एड्स का सबसे अधिक खतरा होता है। इनमें से कुछ लड़कियों को ड्रग माफियाओं के द्वारा मादक द्रव्य तस्करी के वाहन के तौर पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि पुलिस वाले इनकी शायद ही जांच करते हैं। ये बच्चे आमतौर पर जिन पदार्थों का दुरुपयोग करते हैं वो हैं तंबाकू, कच्ची शराब, ब्राउन शुगर, कैनबिस, गैसोलीन, गोंद, पेंट थिनर और मिट्टी के तेल की गंध। नींद की दवाएं एवं कोडीन युक्त सिरप भी लोकप्रिय हैं।
अधिकतर बालकों एवं कुछ बालिकाओं को नशे की स्थायी लत पड़ चुकी है एवं वे कई प्रकार का नशा करते हैं। वो तंबाकू से शुरू करके 8-10 वर्ष की उम्र में शराब, चरस एवं गोंद सूंघने की लत पाल लेते हैं। हालांकि बच्चों में सुई के माध्यम से नशा करना आम नहीं है, पर बच्चे इससे अपरिचित भी नहीं हैं। वे बता सकते हैं कि नशा कैसे लिया जाता है, सुई में दवा कैसे ली जाती है और सुई को कैसे लगाया जाता है। इसमें से अधिकतर बच्चे पैसे की कमी के कारण चोरी या अन्य समाज विरोधी कार्य करते हैं। भारत में ट्रक ड्राइवर, परदेशी मजदूर एवं कैदी मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं HIV एड्स के सबसे आसान लक्ष्य हैं। प्रतिदिन 15 नशेड़ियों को तिहाड़ जेल ले जाया जाता है। इनमें अधिकतर जेल के भीतर भी नशा करना जारी रखते हैं। वे और भी कैदियों को नशे की लत लगा देते हैं। जैसा कि हमने पाया, मादक द्रव्य एवं शराब दोनों भारत में आसानी से उपलब्ध हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर यह इतनी आसानी से उपलब्ध हैं, यह काफ़ी खतरनाक भी है, तो नशेड़ी इसका सेवन क्यों करते हैं? नशेड़ियों का सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि यह उनको कम समय के लिए खुशी देता है। गंभीर दबाव, आत्मसम्मान में कमी, उत्सुकता, अनभिज्ञता, परिवार या समाज से अलगाव, रिश्तों का टूटना एवं समस्याएं इनके अनेक कारण हो सकते हैं। दबी हुई इच्छाएं, बचपन का कोई सदमा या अपने आप को दंड देने की यह कोशिश भी हो सकती है। ये स्मैक पीना कैसे शुरू किया? ये स्मैक पीना चाचा था जी मेरा, चाचा था मेरा, उसने स्मैक लगा दिया हमारे को। फिर मैं इंजेक्शन लगाने लगा, उसके बाद अब छोड़ना चाहते हो? हाँ जी। तो क्या दिक्कत आ रही है छोड़ने में? ये नींद नहीं आ रही और दर्द रहता है। HIV एड्स या मादक द्रव्य दुरुपयोग का शिकार बनने का कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसी महामारी है जो हमारी स्वास्थ्य, शांति एवं सद्भाव को व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर ध्वस्त कर रही है। इसको रोकने के लिए कुछ करने की तत्काल आवश्यकता है। इसको जितना जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा है। नमस्कार।